एक जो हमारा बजट होता है, ये बजट पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं होता। 9200 करोड़ का आप देखिए, जो 3% की किस्त है, आज वो अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद जो हमारा पेंशनर्स का ड्यू था 75 एंड अबव, पिछले बजट में बोल चुके थे, जो कि दिया जा चुका है। 70 एंड अबव जो है इस बजट में है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगले बजट तक जो है पेंशनर्स की सारी देनदारी जो है खत्म हो चुकी होगी। और ये 10,000 करोड़ की जो हमारा सिक्स पे कमीशन का जो हमारा ड्यू है, उसको मतलब चरणबद्ध तरीके से, मैं फिर चरणबद्ध तरीका इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी आय जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जो मेरी लाइबिलिटीज़ हैं मैं उनको मैं भरता जाऊँगा। जिस प्रकार से हमने ये अपनी घोषणाओं को हम कर रहे थे, आज जो हमारी एक सातवीं हमारी गारंटी थी कि घर पे जाके इलाज करने की, उसकी भी शुरुआत जो है वो कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की जो एक अर्थव्यवस्था को वो खड्डे में घुसा गए थे, मतलब पिछले साल के अंदर 2600 करोड़ का जो है हमारा रेवेन्यू एनहेंसमेंट हुई है। जो योजनाओं का पैसा है, वो योजनाओं का पैसा मिनिस्ट्रीज चरणबद्ध तरीके से दे रही हैं। हम अपने हवाई अड्डे के लिए जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, अरे हमें नहीं देना, मंडी को ही दे दो। आप उसका जिक्र नहीं करते। जिस सहायता की हमको ज़रूरत है वो नहीं मिल रहा। जो पैसा हमको मिल रहा है वो हमारा हक का पैसा है, हमारी हक हलाल की कमाई है, उसको तो वो रोक ही नहीं सकते। भवानी जी, आज सुख की सरकार का तीसरा बजट आया है, परंतु इसमें बड़ा सवाल ये है, आपके मुख्यमंत्री ने पहले बजट में, दूसरे बजट में जो घोषणाएं की थी वो भी अभी तक धरातल पे नहीं है। जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं की ही बात ले लें, आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई एमआरआई की मशीन लगा दी जाएगी, परंतु मुख्यमंत्री ने रोबोटिक सर्जरी का जिक्र पहले अभिभाषण में भी किया था, दूसरे में भी किया था, पेट स्कैन लगाने की भी बात की थी, सरकार लगा नहीं पाई है। क्या कारण दिखते हैं? देखिए, कारण से पहले मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, इतना एक सकारात्मक जो बजट जो उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इसमें अगर आप देखिए तो विपक्ष को छोड़कर बाकी सारे इस बजट की सराहना कर रहे हैं। हिमाचल आप जानते हैं, 2/3 हिमाचल जो है वो गांव में बसता है, 2/3 से भी ज़्यादा। 2/3 किसान हैं, बागवान हैं, आपके छोटे रेडी फड़ी वाले हमारे भाई हैं, और बाकी दिहाड़ी वाले हमारे मज़दूर हैं। इस प्रकार के लोगों से जो है ये हमारा 70 लाख की आबादी का हिमाचल जो है ये बना हुआ है। और कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको इस बजट में अछूता छोड़ा हो। अब मैं स्टार्ट करता हूँ किसान से। और किसान में अगर आप देखिए तो हमेशा से किसान एक ही बात पूछता है कि हमारी आय को बढ़ाने के लिए क्या कभी किसी ने कुछ किया। और किसान ये भी बोलते हैं कि आपने ठेका ले रखा है कि आपके बेटे जो हैं वो 55 रुपये की ब्रेड खा सकें, इस करके हमें एमएसपी जो है वो ढंग से नहीं मिलता। तो इस बजट में अगर आप देखिए तो जो आपके प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती से उत्पन्न होने वाली जो गेहूँ है, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 60 रुपये प्रति किलो रखा गया है। जो एमएसपी है, एमएसपी लगभग 22 रुपये प्रति किलो के आसपास है। टेक्निकली अगर आप देखिए कि कोई भी किसान अगर ये प्राकृतिक खेती की तरफ शिफ्ट करता है, उसकी आय, प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी घटेगी, लेकिन उसकी आय कम से कम 250% से बढ़ने वाली है। यही चीज़ जो है वो की गई है मक्की के अंदर। और यही चीज़ जो है ये की गई है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए हल्दी के लिए। हल्दी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये आपका 90,000 रुपये प्रति कुंटल जो है वो रखा हुआ है। और इसमें भी अगर आप देखें कि हमारे निचले हिमाचल के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पशुओं की वजह से, जहाँ पर बंदरों की वजह से लोगों ने जो है क्रॉप लगानी छोड़ दी है। और जो कैश क्रॉप वो लगाते हैं उनकी मार्केट जो है वो डिमांड वो होती नहीं, तो इस करके किसानी लोग छोड़ रहे थे। इस स्टेप से एक सिंगल स्वीप में इसमें होगा क्या कि सरकार बोल रही है कि हल्दी हमने खरीदनी है, और इस पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हमने किसान को दे दिया है। तो एटलीस्ट 2/3 हिमाचल जो कि किसानी के अंदर जो इंगेज्ड है, उसके लिए एक बहुत बड़ा एक जो है ये कार्य जो है वो इस सरकार ने किया है इस बजट के थ्रू। आपने प्राकृतिक खेती का जिक्र किया, परंतु जब आपकी सरकार बनी थी, आपके ही कृषि मंत्री कहते थे कि प्राकृतिक खेती कुछ नहीं होती, हमें हिमाचल का किसान जो खेती करता है वो प्राकृतिक ही है। साइंटिस्टों के ऊपर पिछली सरकार ने अननेसेसरी खर्च किया, हमने तो उनको भी वापस बुला लिया कि आप वापस आ जाइए। फिर सुख की सरकार का प्राकृतिक खेती पे इतना मन जागृत कैसे हो रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। प्राकृतिक खेती से बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं आप दोनों को आमंत्रित करूंगा। एक मेरी रियाड़ी मंडी है, एक मेरी फतेहपुर मंडी है। और पिछले सीज़न में जब हमारी जो मक्की की खेती हुई थी, मक्की की खेती में इन दोनों मंडियों में जो है ये प्राकृतिक जो प्राकृतिक मक्की है वो हम खरीद कर चुके हैं। सरकार इसकी खरीद भी कर चुकी है। खरीद करने के बाद इसका आटा जो है वो निकाल के प्राकृतिक उसमें मेरा ख्याल सुख भोग या कुछ ऐसे करके ये आटे का नाम है, उसको हम ऑलरेडी मार्केट भी कर रहे हैं। अब अप्रैल के महीने के अंदर रियाली मंडी के अंदर, फतेहपुर मंडी के अंदर, इन दोनों में सर्टिफाइड हमारे किसान हैं जो कि प्राकृतिक खेती की पद्धति को फॉलो करते हैं। उनकी जो ये कणक है, उनकी जो वीट है, उसको 60 रुपये प्रति किलो पे खरीदेंगे, आपके सामने खरीदेंगे।
ग्रीन बजट की आपकी सरकार बात करती हाँ थी, जी। इस बार ग्रीन बजट की झलक कम दिखी, क्या कारण है? नहीं देखिए, ग्रीन बजट के लिए दो या तीन चीज़ें प्रमुख हैं। पहला, हमारी डिपेंडेंस जो है थर्मल पावर के ऊपर, वो जितनी कम होगी उतना जो है हमारे जल्दी हमारी स्टेट को जो है ग्रीन स्टेट का तगमा मिल जाएगा। 2027 के आसपास जो हमारी आखिरी ऑब्लिगेशन है आपकी थर्मल पावर की, वो हमारी पूरी हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखिए कि ग्रीन की जो छाप है ये काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगी। मतलब आप टेक्निकली देखिए कि जो हमारे टैक्सी वाले भाई हैं उनमें 3,000 लोगों के लिए ये स्कीम लाई गई है कि अगर आप अपनी पेट्रोल या डीजल की टैक्सी को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें 30% सब्सिडी जो है सरकार प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा अगर कोई अपनी इलेक्ट्रिक बस खरीदना चाहता है उसके अंदर 30 to 40% सब्सिडी जो है सरकार दे रही है। ई रिक्शाज़ के अंदर जो है सरकार 30 to 40% सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ई चार्जिंग स्टेशंस, और अगर आप देखें हमीरपुर के अंदर तो पूरा का पूरा हमीरपुर HRTC जो है उसको ग्रीन की तरफ कर रहे हैं। तो जैसे चरणबद्ध तरीके से ही चीज़ें हो सकती हैं, उस हिसाब से अगर आप देखें तो ग्रीन के अंदर आप पहली चीज़ तो जो फ्लीट को आपने मॉडिफाई करना है इनटू इलेक्ट्रिक, वो और इसके अलावा जो टैक्सीज और बाकी हमारे कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको करने के लिए सरकार की बड़ी एक रोबस्ट प्रोविजन किया हुआ है इस बजट के अंदर। आपने चरणबद्ध तरीके का जिक्र किया, महिलाएं कह रही हैं 1500 के वादे पे हमने सरकार को वोट किया था, इस चरणबद्ध तरीके में हमारा नंबर आ नहीं पा रहा। नहीं देखिए, अब चरणबद्ध तरीके में अब मैं अगर कंपेयर करूं 2010, 2011, 2012 केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारी स्कीमें स्टार्ट की थी। स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट हुआ, वेकअप इंडिया स्टार्ट हुआ, गो टू स्लीप इंडिया, पता नहीं कितनी सारी स्टार्ट हुई। उन स्कीम्स का भी अगर आप देखें तो चरणबद्ध तरीके से उनका भी काम चल रहा है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब हिंदुस्तान जो एक विकसित वो बन गया है। सिमिलरली अगर आप ये देखिए कि जिस प्रकार से हमने ये अपनी घोषणाओं को हम कर रहे थे, आज जो हमारी एक 7वीं हमारी गारंटी थी कि घर पे जाके इलाज करने की, उसकी भी शुरुआत जो है वो कर दी गई है। और 21 साल प्राप्त करने वाली जितनी हमारी बहनें हैं और जितनी हमारी बेटियां हैं उनके लिए 15 मई से जो है वो उनकी किस्तानी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी मतलब इकोनॉमिकली उतने स्ट्रॉन्ग जो हमारी नारियां नहीं हैं उनके लिए, प्लस उनकी जो है पात्र बेटियों के लिए वो स्कीम्स जो शुरू हो गई हैं। तो जब मैं चरणबद्ध बोल रहा हूँ, देखिए तीसरा बजट है लेकिन ये मतलब अभी दो साल और 3 महीने हुए हैं। टेक्निकली जब तक आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आप जाएंगे, मेरे हिसाब से क्या मैं जानता हूँ, क्योंकि ये प्लान ही ये था कि जैसे जैसे आपकी आर्थिक सुदृढ़ता आती जाएगी, हमने जो गारंटीज हमने दी हैं हम वो पूरे करने के लिए हम वचनबद्ध हैं उसके लिए। 18 से 60 वर्ष की हर महिला को आप 1500 दे देंगे? मतलब जो भी पात्र महिलाएं हैं 18 से 60 की, उनमें जो है ये दे दिया जाएगा। आर्थिक चुनौती इस वर्ष के लिए मुख्यमंत्री भी मानकर चल रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि पहले बजट का भी जिस तरह से मैंने कुछ उदाहरण दिए, दूसरे बजट के भी उदाहरण दिए, बिल्कुल। जब उनकी योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंची हैं तो आर्थिक चुनौतियों के बीच क्या इस बजट की योजनाएं और घोषणाएं धरातल पर उतरी नहीं? देखिए, आर्थिक चुनौती का जो मेरा महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण था उसके बदले में जो मैंने मतलब उसके समर्थन में जो मैंने चीज़ें बोली थी, आज मैं फिर उन्हीं को रिपीट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश का गठन इस प्रेमाइस पे नहीं हुआ था कि ये इकोनॉमिकली वाइबल स्टेट होगी। ये एक छोटा राज्य था, इकोनॉमिकली वाइबल इसने नहीं होना था। केंद्र की समर्थन के साथ ही ये स्टेट वाइबल हो सकती थी। इसके बाद आप देखिए कि हमारे पास 3 या 4 ऐसे मेन मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि आरडीजी की ग्रांट। आरडीजी की ग्रांट जो कि 2020-21 के अंदर 13,000 करोड़ थी, आज वो घट के 3,000 करोड़ पे आ गई है। दूसरी चीज़ जो हमारी जीएसटी कॉम्पनसेशन 3200 करोड़ की हमको मिलती थी, वो आज शून्य पे आ गई है। इसके अलावा जो अंशदान हमारे कर्मचारियों का जितना भी था 10,000 करोड़ के आसपास, 50% उसमें जो है हमारे सरकार का है, वो हमको वापस चाहिए। जो पीडीएनए का जो हमारा पैसा है लगभग 10,000 करोड़ का, वो हमको नहीं मिला है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप देखिए कि हर तरफ से, और इसके ऊपर से जो सबसे बड़ी चुनौती हमारी जो बन के आई थी, जो कि एक जो वो फ्लड वाली सिचुएशन आई थी, उसमें 4500 करोड़ जो है हमारी जेब से गया। तो ये टेक्निकली ये सारी की सारी चीज़ें जो हुई हैं, इनसे उभरने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक अर्थव्यवस्था को वो खड्डे में घुसा गए थे। मैं खड्डा इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब मुझे पता था कि 13,000 करोड़ से पीडीएनए सॉरी जो 13,000 करोड़ से आरडीजी की ग्रांट 3200 करोड़ पे जा रही है, 8,000 करोड़ का जो घाटा हो रहा है, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए स्टेप्स मेरे को 2020-2021 में लेने चाहिए थे, वो समय लिए नहीं। ये स्टेप्स जो है ये अब ये सरकार ले रही है। जैसे कि पिछले साल के अंदर 2600 करोड़ का जो है हमारा रेवेन्यू एनहेंसमेंट हुई है, चाहे आप शराब के ठेकों की नीलामी से कीजिए, चाहे आप माइनिंग से आप ये देखिए, चाहे आप वैट के इससे देखिए, तो इसमें हुई है, वृद्धि हुई है।
और इस वृद्धि को और आगे ले जाने के लिए आप देखिए कि जो भी स्कीम्स इस साल आ रही हैं या जो भी हम चेंजेस जो हम इस साल कर रहे हैं वो आपके सामने आपको दिख जाएंगी। और चरणबद्ध तरीका मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक जो हमारा बजट होता है ये बजट पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं होता। कर्मचारियों के 9200 करोड़ का जिक्र कांग्रेस बार बार करती है कि आप उसको प्रदेश के विकास में खर्च कर लेंगे। नहीं, 9200 करोड़ का आप देखिए जो 3% की किस्त है आज वो अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद जो हमारा पेंशनर्स का ड्यू था 75 एंड अबव पिछले बजट में बोल चुके थे जो कि दिया जा चुका है। 70 एंड अबव जो है इस बजट में है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगले बजट तक जो है पेंशनर्स की सारी देनदारी जो है खत्म हो चुकी होगी। और ये 10,000 करोड़ की जो हमारा सिक्स पे कमीशन का जो हमारा ड्यू है उसको मतलब चरणबद्ध तरीके से, मैं फिर चरणबद्ध तरीका इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी आय जैसे जैसे बढ़ती जाएगी जो मेरी लाइबिलिटीज़ हैं मैं उनको मैं भरता जाऊँगा। तो कोशिश सरकार की यही है। बड़े पॉजिटिव डायरेक्शन में ये सरकार जो है चली हुई है। और इसमें आप देखिए इतनी सारी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको इस बजट ने कुछ सौगात ना दी हो। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है। एक आखिरी सवाल बताइए। एक सवाल आता है कि केंद्र मदद कर नहीं रहा है, परंतु पिछले दिनों जब बसों का मसला चला था उप मुख्यमंत्री ने भी सदन में कहा कि मैं राज्य के और देश के द्वंद्व में नहीं जाऊंगा क्योंकि केंद्रीय मंत्री हमारी तो पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह भी यही कहते हैं, सड़कों के लिए कहीं रुकाव नहीं है, पैसा पूरा आ रहा है और भी जो योजनाएं केंद्र की चल रही हैं वो पैसा सरकार को मिल रहा है। ऐसे में क्या ये कहना सही है? आप मानते हैं कि केंद्र सहायता नहीं कर रहा है? बिल्कुल सही है। देखिए जो योजनाओं का पैसा है वो योजनाओं का पैसा मिनिस्ट्रीज चरणबद्ध तरीके से दे रही हैं। हम किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? 2004 के अंदर 2004 के अंदर जब 2014 के अंदर जब उत्तराखंड के अंदर एक त्रासदी हुई थी और इतना भयंकर फ्लड आया था, उस समय सरदार मनमोहन सिंह जो थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उत्तराखंड के अंदर जो थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी ने आगे बढ़कर उसको नेशनल क्लैमिटी डिक्लेयर किया और स्पेशल पैकेज दिया। हिमाचल के लिए स्पेशल पैकेज क्यों नहीं है? बजट के अंदर 23 राज्यों को टूरिज्म का पैसा दिया गया, हिमाचल प्रदेश को उसमें से आपने निकाल दिया। बिहार जैसे राज्य को इस बजट के अंदर 3 आपने हवाई अड्डे दिए, लेकिन हम अपने हवाई अड्डे के लिए जो है आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अरे हमें नहीं देना, मंडी को ही दे दो, आप उसका जिक्र नहीं करते। तो एक सौतेला व्यवहार जो है केंद्र का वो तो दिखता ही है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा पीडीएनए का पैसा है जो आपकी टीम खुद असेस करके गई थी कि हाँ हिमाचल का 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, आप वो पैसा दे नहीं रहे हो। तो बोलने का मतलब ये है कि जिस सहायता की हमको जरूरत है वो नहीं मिल रहा। जो पैसा हमको मिल रहा है वो हमारा हक का पैसा है, हमारी हक हलाल की कमाई है, उसको तो वो रोक ही नहीं सकते। डिले कर सकते हैं पर उसको डिनाई नहीं कर सकते। पर जो डिनाई कर रहे हैं वो ये 3-4 चीजें हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूं। मैं छोटे से एग्जांपल लेता हूं बद्दी का। आपके बोलने का मतलब ये है कि सहायता मिल रही है, जो अतिरिक्त मिलनी चाहिए वो नहीं। सहायता नहीं मिल रही, हक मिल रहा है, सहायता नहीं मिल रही। हक हमारा जो है वो मिल रहा है, लेकिन जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही।